हाँ तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RKLS मैथ क्लास पर। फ्रेंड्स, मैं हूं RK सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल RKLS मैथ क्लास। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th का फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका प्रकाश का परावर्तन, उसका हम सब्जेक्टिव का आपका इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव का जो है चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो आपको, जिसमें हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 25 तक प्रश्न संख्या आपको पढ़ा चुके हैं। और ये सेकेंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव का आपका, जहां आपसे 26 से लेकर के लगभग इसमें भी आपसे 25 से 30 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसमें से कितना आपको सही हो रहा है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप भी अगर 2025 के एग्ज़ाम के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करने चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं क्लास 10th के लिए, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। यहाँ से आपका आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाश प्रकाश का बिंदु पथ है, किरण का बिंदु पथ है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किरण एक प्रकार का प्रकाश का बिंदु पथ है। प्रकाश का क्या है? बिंदु पथ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है ना, इस प्रकार से प्रकाश की किरणों का समूह, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो आपका होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में क्या होता है? आवर्धन ऋणात्मक होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाने के लिए जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी प्लस होता है आवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। फ्रेंड्स, आप चाह रहे हैं अगर 2025 के एग्ज़ाम में कि आपका भी 450 प्लस नंबर आए, बहुत ही बेहतर कर पाएँ, तो आप हमारे चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्या मुख्य फोकस कहलाता है, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, या फिर गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है? तो 30 नंबर जो आपका प्रश्न है ना, ये जो कहलाता है आपका गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्ताकार सीमा रेखा जो होता है उसका व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र क्या आपका जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी ए ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। दर्पण सूत्र आपका होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ पर v क्या है आपका प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है वस्तु दूरी, और f क्या है फोकस दूरी है। तो यही आपका दर्पण सूत्र होता है। इसी में अगर माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाता है आपका लेंस सूत्र। क्या हो जाता है? लेंस सूत्र, जो दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है अगला किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं।
तो अवतल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होती है हमेशा? अवतल लेंस के लिए हमेशा फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार एक और वस्तु के आकार एक हो तो I डैश और I हो तो आवर्धन m का मान होगा। आवर्धन m का मान क्या होगा? m बराबर h डैश बट्टे h होगा, या m बराबर v बट्टे u होगा, या m बराबर h बट्टे h डैश होगा। यहाँ पर h बट्टे h डैश लिखा हुआ है, टाइपिंग में वैसे हो गया है, तो a और b दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट जवाब होगा कि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है h डैश बट्टे h होता है, h डैश बट्टे h होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर है। आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु के प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो आवर्धन का धनात्मक मान जो होता है वो क्या बताता है? तो आवर्धन का धनात्मक मान जो बताता है वो बताता है कि वस्तु के सापेक्ष जो है ना प्रतिबिंब सीधा है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। और जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। यहीं पर आपसे पूछ लेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या जो होती है r क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और f और वक्रता त्रिज्या r हमेशा क्या होती है? तो ऋणात्मक होते हैं। यहीं पर आपसे पूछ लेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है धनात्मक। उत्तल दर्पण की क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? f पूछ रहा है, उसकी फोकस दूरी। तो f बराबर क्या होता है? फार्मूला r/2 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 20/2, तो 2 से काट देंगे तो 2 दाएं हो जाएगा 20, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। वो 40 था ना, 40 था आर का मान कितना था? फिर से देख लेते हैं। चलिए यहाँ से आपका गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है एफ। तो एफ बराबर फार्मूला होता है आपका r/2। तो r/2 होता है तो हो जाएगा 40/2। तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में? 20 बार में जाएगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आपका, ये जो प्रश्न था ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। एक अगला प्रश्न है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री कोण पर झुका है, 180 के कोण पर झुका है, या 135 के कोण पर झुका है। तो 36 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा आपका ये अभिलंब है। क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है? एक अभिलंब है। 37 नंबर प्रश्न कहा है कि तेल लगा हुआ कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए थे जब आपको सब्जेक्टिव का क्लास ले रहे थे, आप लोग सब्जेक्टिव का हम 2 क्लास ले चुके हैं, पहला क्लास और दूसरा पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग अगर सब्जेक्टिव का क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में आप सर्च करके RKLS मैथ क्लास और फिजिक्स लिख दीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो देख सकते हैं वहाँ से। तो हम बताए थे कि पारदर्शक पदार्थ जो होता है उसमें आसानी से प्रकाश आर पार कर जाता है। तो पारदर्शक में हम बताए थे कि पारदर्शक में जैसे होता है हवा हो गया, कांच हो गया यानी शीशा, पानी हो गया, ये सब होता है आपका पारदर्शक, इसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। और पारदर्शक क्या होता है? जैसे हो गया पत्थर, क्या हो गया? पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये सब अपारदर्शक। अब पारभाषक क्या होता है? इसमें थोड़ा थोड़ा पास करता है प्रकाश, जैसे
तेल लगा हुआ आपका कागज हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच। तो ये जो होता है ना आपका, ये तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, ये पारभाषक होता है। तो क्वेश्चन पूछा है तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, तो तेल लगा हुआ कागज जो होता है आपका पारभाषक होता है, जिसे पारभासी पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। फोकस, द्वारक, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट आज का प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है सो गाड़ी के, यानी बड़े बड़े गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए जो है सो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग। वही हजामती दर्पण में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग हमारे घरों में हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, या सभी उत्तर सही है। तो 40 नंबर प्रश्न का आपका राइट जवाब होगा संतृप्त प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज। तो टॉर्च में किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होती है, तो संतृप्त प्रकाश पुंज प्राप्त होती है, संतृप्त प्रकाश पुंज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशिक माध्यम जो होता है, प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होता है, प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रकाश तरंगे होती है, चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युतीय तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशीय तरंग जो होता है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश आपका एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो याद रखना है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। आज का नेक्स्ट आपका प्रश्न है 43, कहता है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। लाल रंग की होगी, हरी रंग की होगी, काली रंग की होगी, या पीली रंग की होगी। तो 43 नंबर जो प्रश्न है ना, तो उसका राइट जवाब होगा आपका काली रंग की होगी। कैसी होगी, काली रंग की होगी। प्रकाश स्रोत के सामने अगर हम हरी रंग की छड़ी को अगर खड़ा कर देंगे तो उसकी जो छाया होगी ना, उसकी जो छाया होगी वो छाया होगी काली रंग की। कैसी, काली रंग की। आपका 44 नंबर प्रश्न है, देखिए आ गया, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर, चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण में आज का नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वास्तविक और बड़ा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, काल्पनिक और छोटा बनेगा, या काल्पनिक और बड़ा बनेगा।
तो एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच अगर हम रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा काल्पनिक और बड़ा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। काल्पनिक और बड़ा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो दर्पण के सामने बनेगा, बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ना, उसको कहा जाता है आपका निर्गत कोण। क्या कहा जाता है? निर्गत कोण कहा जाता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन से ही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं या फोकस कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का जो राइट जवाब होगा 48 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे इसका? फोकस कहेंगे। तो मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या परवलयिक दर्पण का? तो 49 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण का। किस दर्पण का? समतल दर्पण का। समतल दर्पण का जो होता है दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसृत प्रकाश पुंज होता है, संसृत प्रकाश पुंज होता है या समानांतर प्रकाश पुंज होता है या सभी? उत्तर सही है। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी, समांतर प्रकाश पुंज। सूर्य से जो आने वाला प्रकाश होता है वो बिल्कुल समांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे यही कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RKLS मैथ्स क्लास, टेलीग्राम पर आप हमारे चैनल का नाम लिखिएगा RKLS मैथ्स क्लासेस, तो आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लास का PDF वगैरह मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।